के कार्य और उसके उत्तरदायित्व के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि एक स्कूल में हमारी मैनेजमेंट के जो रोल्स हैं उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कि अध्यापक के कार्य जो हैं वो क्या होते हैं विद्यालय में। तो अध्यापक के कार्य एवं उनके उत्तरदायित्व जो है हमें निम्न प्रकार से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि अध्यापक, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है उसका कि वो क्या करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा, बच्चों को सिखाएगा, ठीक है। तो शिक्षण जो है उनका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है जिसके लिए उन्हें एज ए टीचर जो है अपॉइंट किया जाता है वो क्या है, शिक्षण कार्य है। तो अध्यापक का मुख्य कार्य जो है वो क्या है, शिक्षण प्रदान करना यानी कि शिक्षा देना, और उसको ऐसा विषय पढ़ाना चाहिए जिस विषय में वो क्या हो, निपुण हो, ठीक है। तो जैसे हमने कल भी बात की थी कि एक अध्यापक की जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, और उस आधार पर हमें क्या करना चाहिए, हम अपने स्कूल के लिए ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति कर सकते हैं जो हमें जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हम अपने लिए चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपने अलग जो है अध्यापक की योग्यता के आधार पर, उनकी जो है कौशल के आधार पर हम कुछ योग्यताएं रख सकते हैं कि ऐसे अध्यापक की हमारे विद्यालय को क्या है, आवश्यकता जो है वो है, और उस आधार पर आप शिक्षक की व्यवस्था कर सकते हैं। तो शिक्षक हमेशा कैसे होने चाहिए, शिक्षक हमेशा कैसे हों, जो अपने विषय में क्या रखते हो, विशेष जानकारी रखते हो, ठीक है। तो जब भी आप बात करेंगे टीचर की, ठीक है, तो वो हमेशा कैसे होने चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट का मतलब है कि उन्हें जो भी, ठीक है, विषय उन्होंने खुद स्वयं पढ़ा है, ठीक है, जिसमें भी उन्होंने जो है हायर, जिस सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं कि अध्यापक ने अपनी हायर क्वालिफिकेशन ली है, वही उनका क्या होता है, विशेष सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा है कि मैथ्स आपको पढ़ाना है या अध्यापकों से पढ़वाना है, तो मैथ्स के लिए जो भी अध्यापक हैं उनका चुनाव आप क्या करेंगे कि वो मैथ्स के क्या हो, एक्सपर्ट हों, विशेषज्ञ हों, यानी उन्होंने मैथ विषय में जो है वो हायर क्वालिफिकेशन जो है ऑब्टेन की हो। और यही आप अपने लिए क्राइटेरिया भी रख सकते हैं विद्यालय के लिए कि आपके पास ऐसे शिक्षक हो तो हायर क्वालिफिकेशन जो है इन मैथमेटिक्स उनके पास होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो कौन से शिक्षक हैं, वो एक मैथ्स के शिक्षक हैं। तो इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का अपना क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, एक विषय होता है जिस विषय में अध्यापक जो है वो क्या होता है, विशेष होता है। तो हर अध्यापक के लिए कोई दो विषय जो होते हैं वो होते हैं कि वो दो सब्जेक्ट जो है एज इट इज पढ़ा सकते हैं। जैसे आप अगर हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा का विषय है। और अगर आप हिंदी में विशेषज्ञ हैं, जैसे आपने हिंदी में जर्नल शिक्षा तो ली है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर जब किया है, ग्रेजुएशन की है, तो वो भी किस में की है, हिंदी विषय में की है। इसके बाद जब आप और हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो जैसे एमए भी आपने क्या की है, हिंदी में की है, तो उससे हम क्या कहेंगे कि वो हिंदी विषय के क्या है, एक्सपर्ट है, टीचर है, विशेषज्ञ आप उन्हें कह सकते हैं। और जब ऐसे जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसका लाभ क्या होता है कि वो भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित जितने भी प्रकार की चीजें हैं, ठीक है, और हिंदी के प्रति बच्चों के मन में जो रुचि है वो उत्पन्न करने में वो क्या रहते हैं, बड़े ही सक्षम रहते हैं। उनको पता है कि बच्चे के भाषा संबंधी जो विकार हैं वो कैसे हो सकते हैं, कि क्या क्या समस्याएं बच्चे को भाषा सीखने में आती हैं, उनके लिए सरल तरीका या सरल विधि क्या हो सकती है, उनके लिए कैसा वातावरण हमें बनाना चाहिए, किस प्रकार के मटेरियल या सामग्री का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो विशेषज्ञता मतलब कि जब आप किसी सब्जेक्ट में विशेष हैं तो आपको उस विषय की हर एक बारीक जानकारी जो है होती है, और उस तरीके से जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो वो छोटी छोटी बातों को भी जो है फोकस, जो बाद में आपके आगे आपको पता लगती हैं, वो पहले से ही आप सीखते हुए आते हैं। तो भाषा जो भी है, लैंग्वेज एक्सपर्ट, तो चाहे वो एक तो उनका अपना सब्जेक्ट हिंदी हो सकता है, दूसरा उनके पास एक सब्जेक्ट हो सकता है भाषा का ही, जैसे संस्कृत है, ठीक है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं कि कम से कम दो सब्जेक्ट तो वो पढ़ा ही सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके विद्यालय में जो बच्चे हैं उनकी संख्या अधिक है, तो आप केवल एक ही विषय, जिस विषय में वो ज्यादा एक्सपर्ट हैं, वो विषय उन्हें सौंपना चाहते हैं, तो उस
तरह के शिक्षकों की आप क्या कर सकते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो अध्यापक का प्रमुख कार्य शिक्षा प्रदान करना है, और आप हमेशा कोशिश करें कि अपने विद्यालय में कैसे शिक्षक हो जो उस सब्जेक्ट के क्या हो, एक्सपर्ट हो, उनके द्वारा ही वो विषय अगर पढ़ाया जाता है तो बच्चों को ज्यादा बेहतर समझ में आता है। ठीक है, तो उसमें जो लैक ऑफ नॉलेज की, कम्युनिकेशन की जो कमी होती है वो दूर हो जाती है, बच्चे बेहतर तरीके से उसको समझ पाते हैं, विषय में रुचि बना पाते हैं, विषय को आसान बना दिया जाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट जो है वो अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाए, जिस अध्यापक का वो सब्जेक्ट पहले ही उन्होंने अपने शिक्षण में उसके लिए शिक्षा ग्रहण की है। दूसरा काम जो होता है अध्यापक का, निरीक्षण करना, निरीक्षण यानी जांच करना। तो अध्यापकों को कई कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जो है वो काम दे दिया जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की प्रतिदिन उपस्थिति और समय पर पहुंचना। ठीक है, तो जैसे आपके स्कूल में क्या होते हैं कि अध्यापक आपकी जो कक्षा के, ठीक है, आप क्या कहेंगे उन्हें, क्लास टीचर की, एक विशेष अध्यापक आपके लिए क्लास टीचर बना दिया जाता है कि अगर 3 अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, 4 पढ़ा रहे हैं, या फिर जैसे प्राइमरी स्तर की आप बात करते हैं जहां पर केवल एक ही अध्यापक होता है, तो वो प्राइमरी अध्यापक जो है वो क्या करेगा, वो आपकी लेता है अटेंडेंस। ठीक है, कि एक ही अध्यापक है तो वो क्या करेगा, आपकी अटेंडेंस लेता है, मतलब कि आप की जो उपस्थिति है विद्यालय में, उस उपस्थिति को क्या करता है, वो नोट करता है कि बच्चा कितने दिन विद्यालय में आ रहा है। ठीक है, कि क्या वो रेगुलर है या नहीं है। तो इस तरह से क्या है आपकी उपस्थिति, और इसके साथ साथ क्या आप समय पर स्कूल आते हैं, क्या आप पंचुअल है या नहीं है, इस चीज को भी वो नोट करते हैं। तो पहला निरीक्षण जो है अध्यापक का विद्यार्थी की दिन प्रतिदिन चीजों के बारे में क्या करना, उसको नोट करना। ठीक है, कि क्या वो नियमों का पालन करता है या नहीं करता। ठीक है, कि क्या वो क्लास में कितना एक्टिव रहता है, वो सब कुछ नोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है उनका एक निरीक्षण के रूप में होता है कि वो आपको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरा ये है कि गृह कार्य का निरीक्षण करना, कि जब जांच की बात आ रही है तो दूसरा जो काम होता है कि जो भी होमवर्क आपको विद्यालय के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, उस होमवर्क की सही प्रकार से क्या की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए, उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए, और ये काम किसका होता है, अध्यापक का होता है। ठीक है, तो जैसे कि या तो कक्षा में अध्यापकों को थोड़ा सा समय दिया जाता है, या फिर कक्षा के बाद उनके पास जो भी खाली समय होगा, उस खाली समय में वो बच्चों की वो कॉपियों को चेक करते हैं जिसमें होमवर्क होता है, या वह कार्य जो उन्होंने स्वयं क्या किया है, बच्चों को करवाया है, तो उसको वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, और बच्चों की गलतियां निकालते हैं, लिखने संबंधी गलतियों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, और उनकी जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, उस पर फोकस किया जाता है, तो ताकि बच्चे की हर एक स्किल को हम क्या कर सके, बेहतर बना सकें। तीसरा काम जो अध्यापक का होता है एक निरीक्षण के रूप में, कि श्रेणी का दैनिक कार्य, जैसे कि विद्यार्थी की लिखित और पढ़ने के कार्यों का निरीक्षण करना, कि बच्चा जो है लिखने और पढ़ने के कार्यों में कितना कौशल पूर्ण है या नहीं। तो आप देखते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाने की बात आती है तो हम उसके लिखित और उसके मौखिक दोनों ही क्या है, हमारे लिए कौशल है। ठीक है, स्किल है, और इन स्किल को क्या करना है, हमें विकसित करना है। तो अध्यापक इस चीज पर हमेशा फोकस करता है कि किस बच्चे को भाषा में कितनी समस्या है, ठीक है, या भाषा या किसी भी लैंग्वेज में वो कितनी पकड़ बनाए हुए है, उस आधार पर वो आपको रीडिंग करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, कविताएं कहने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, वो आपको हमेशा क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो अध्यापक ये चीज को भी क्या करता है, नोटिस करता है कि किस बच्चे के स्किल को कितना ज्यादा इंप्रूव करने की और अभी आवश्यकता है, या जो पहले से ही अच्छे हैं उनके अंदर और क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्या और नया उन्हें सिखाया जा सकता है, ताकि उनके जो लिखित और पढ़ने यानी जो रीडिंग स्किल है, या समझने की जो क्षमता है, सुनने की जो क्षमता है, हम उसका क्या कर सकें, विकास कर सकें। फिर है प्रयोगशाला, वर्कशॉप और फार्म में हस्तक्रियाएं कार्य। ठीक है, कि जैसे कि जब भी हम क्या कहते हैं कि बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, तो केवल अध्यापक आपको कक्षा में पढ़ाता नहीं है। ठीक है, वो आपको अगर किसी प्रकार की प्रयोगशाला में लेकर गया है
तो उस प्रयोगशाला में जो भी कार्य करना है, उस कार्य के लिए आपको क्या देता है, निर्देश देता है। ठीक है, स्वयं पहले वो क्या करता है, आपको उस कार्य को कर कर दिखाता है। ठीक है, करके आपको दिखाएगा कि कैसे होगा, आपको विधि समझाएगा। ठीक है, तो दिखाएगा और उसके बाद आप उस कार्य को क्या करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, तो वर्कशॉप हो सकती है, प्रयोगशाला हो सकती है, जैसे कंप्यूटर आप पढ़ने गए हैं, या फिर आप साइंस यानी विज्ञान पढ़ रहे हैं, या आपके पास होम साइंस की लैब है, या फिर आप इससे हायर क्लासेस में हैं तो साइकोलॉजी की लैब अगर आपके पास है। ठीक है, तो उन लैब में जो भी उपकरण हैं उनके बारे में बच्चों को अवगत कराना, उनकी पहले से व्यवस्था करना। तो ऐसे जितने भी कार्य हैं, ठीक है, कि पहले से ही वो क्या कर लेते हैं, हर एक चीज को अरेंज कर लेते हैं क्लास को आने से पहले ही, ताकि बच्चे का समय भी व्यर्थ ना हो, उतने समय में हम उस गतिविधि को पूरा भी करवा सकें। ठीक है, बच्चों को सीखने का अवसर मिले, स्वयं गतिविधि करने का अवसर मिले। इसी प्रकार से वर्कशॉप्स होती हैं। ठीक है, वर्कशॉप होती है कि जैसे आपने विद्यालय में किसी नई चीज को सीखने के लिए क्या कर दी, अरेंजमेंट कर दी जो बच्चों के लिए उपयोगी है। तो उस वर्कशॉप में अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि जो भी बच्चा आएगा उसे इसके बारे में जो है हमें जानकारी देनी है, सिखाना है। या फिर आप देखते हैं कि फॉर्म फिल करना। ठीक है, कि तो जैसे आपके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे एडमिशन से संबंधित फॉर्म हो सकता है, जब आप एडमिशन लेने आते हैं तो वहां पर अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। ठीक है, कि वो आपके फॉर्म फिल करने में आपकी सहायता करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, आपको ये बताएंगे कि कैसे क्या कार्य करना है। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्कूलों में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं, तो वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे उस फॉर्म को। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपकी जानकारी से संबंधित आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके प्रति अपडेट अगर गवर्नमेंट मांग रही है या स्कूल मांग रहा है, तो उसको अपडेट करने के लिए जो भी फॉर्म फिलिंग होती है वो अध्यापकों को यानी आपकी क्लास टीचर को दी जा सकती है। तो वो कार्य जो भी उनको सौंप दिए जाते हैं, जो कि हाथों के द्वारा उन्हें पूरा करना होता है। फिर है सहगामी क्रियाएं, कि बहुत सारी ऐसी कार्य होते हैं विद्यालय में जो अध्यापकों को उनका हिस्सा बना दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी। वो रिकॉर्ड स्कूल का हो सकता है, बच्चों के एडमिशन का हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी का हो सकता है आपके स्कूल की, या फिर जैसे जो बच्चे एसएलसी इशू करा के स्कूल छोड़कर जाते हैं या पास आउट होकर जाते हैं, उनकी उनका जो हो सकता है रिकॉर्ड, उसको मेंटेन करने के लिए, स्कूल में जो गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में क्या है, उनको सहयोग के लिए क्या कर दिया जाता है, काम दे दिया जाता है, ताकि वो दूसरे अध्यापकों को सहयोग करे और स्कूल के सभी कार्य जो है वो परस्पर आपस में मिलजुल कर पूरे हो जाएं। फिर है स्कूल में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है वो भी उनकी होती है, कि वो अध्यापक जो है वो स्वयं भी क्या करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, और वो बच्चों को भी जो है अनुशासन में रहने के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो कक्षा के बाहर अगर वो जा रहे हैं किसी काम से, तब भी वो बच्चों को गाइडलाइन देकर जाते हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाकर रखना भी जो है वो किसका कार्य होता है, अध्यापक का। तो ये सारे काम क्या है, एक तरह से जांच करने के हैं। ठीक है, कि वो हर चीज को क्या कर रहा है, फोकस करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए चलता है, ताकि जितनी भी आपकी जो क्रियाएं हैं विद्यालय में उनको सही प्रकार से क्या किया जाए, संचालित कर किया जा सके। फिर अगला काम आता है संगठन करना। संगठन करना मतलब कि आपको उनके पास जो पाठ्यक्रम है तथा सहगामी जो क्रियाएं हैं उन दोनों को क्या करना, एकत्रित करना, उनका एकीकरण करना। तो बच्चों के लिए निर्देश और पुस्तकालय के काम का प्रबंधन करना, उत्सवों का प्रबंध करना, शिक्षा स्थितियों, परीक्षाओं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में कोई तरफ ध्यान रखना, उनको स्कूल में बहुत सारे साधारण कार्यों में भी एक व्यवस्थापक व्यवस्था जो है करनी करनी पड़ती है। तो ये सारे काम भी किसके होते हैं, अध्यापक के होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि हर चीज को क्या कर रहे हैं, वो व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, कि कोई भी काम जो है विद्यालय में कैसे होता है, व्यवस्था के साथ होता है। ठीक है, तो इसी व्यवस्था को हम क्या कह रहे हैं, इसी व्यवस्था को हम कहते हैं संगठन, कि सभी चीजों को एक साथ लेकर चलना,
एक रूप में क्या करना, चीजों की या फिर क्रियाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके स्कूल में आपने देखा है कि जब आप खुद भी विद्यालय में रहे होंगे, तो जितने भी आपके विद्यालय में कोई भी अगर कार्यक्रम हो रहा है, तो उस कार्यक्रम को क्या करेंगे, जो अध्यापक होते हैं वो उस कार्यक्रम को पूरी व्यवस्था से क्या करते हैं, पूरा करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जितने भी कार्य करने होते हैं वो अध्यापकों के आधार पर ही होते हैं। जैसे डेकोरेशन करना हो गया, कहाँ पर क्या चीज का अरेंजमेंट किया जाएगा, ठीक है, अरेंजमेंट्स हो गया। ठीक है, आपके माता पिता या अभिभावकों के बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ये सारे ही काम उनकी गाइडलाइन में, ठीक है, उनके आधार पर जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, और होस्टिंग हो गई, मतलब आपको या आपके माता पिता अभिभावकों को गेस्ट का वेलकम करना हो गया, इस प्रकार की। ठीक है, तो वेलकम की तैयारी, हर एक चीज, या फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है तो उस फेस्टिवल में किस प्रकार की टास्क रखे जाएंगे बच्चों के लिए, ठीक है, उनकी व्यवस्था करना। ठीक है, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था का रूप तैयार करना। ठीक है, बाकी सारी चीजों का क्या करना, प्रबंध करना, जैसे मटेरियल भी उपलब्ध करा रहे हैं आपके लिए, सीटिंग अरेंजमेंट भी वो कर रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना बच्चों को भी ना करना पड़े, उसके लिए भी वो क्या करते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं। फिर एग्जाम, एग्जाम की ड्यूटीज की अरेंजमेंट। ठीक है, कि आपके विद्यालय में चाहे टेस्ट हो रहे हों, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम होते हों, या फिर हम फाइनल एग्जाम की बात करें, हर एक चीज को क्या करते हैं अध्यापक, यानी कि आपके जो टीचर्स हैं वही क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, उनकी ही ड्यूटी होती है कि वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक टाइम टेबल शुरू करेंगे। टाइम टेबल क्या बनाया जाएगा कि कौन सी डेट से आपके जो एग्जाम हैं वो शुरू होंगे और कितने दिनों तक जो है इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें किस अध्यापक की ड्यूटी कहाँ पर लगाई जाएगी, ठीक है, कब जो है एग्जाम्स को चेक किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की जो है वो समस्या बच्चों को एग्जाम खत्म होने के बाद भी ना हो, अध्यापकों को भी ना हो, ताकि हर किसी के जो एग्जाम्स हैं, हर किसी की जो कॉपीज हैं वो प्रॉपर टाइम पर क्या हो सके, चेक भी हो सके। तो हर एक चीज की अरेंजमेंट जो है वो कौन करता है, अध्यापक ही करते हैं। तो हर एक काम जो भी आपको विद्यालय में दिखता है कि वो कैसा है, सुचारू रूप से चल रहा है, आपके लिए अलग अलग तरह की गतिविधियों को अरेंज किया जा रहा है, आपके हर एक विकास को, आपके लिए जैसे स्पोर्ट्स मीट है, ठीक है, खेल की क्या है, एक मीटिंग कराई जाती है जिसमें अलग अलग तरह के गेम्स आपको खिलाए जाएंगे। तो किस कक्षा के लिए किस प्रकार के गेम जो है उपयुक्त रहेंगे, ठीक है, प्राइमरी कक्षा, माध्यमिक स्तर पर, हायर बच्चों के लिए, ठीक है, तो कैसी गेम्स उनके लिए उपयुक्त रहेंगे, उनका चयन करना। ठीक है, और उनको बारी बारी से सबको करने का, खेलने का जो अवसर उपलब्ध हो, उसकी व्यवस्था भी जो है अध्यापक ही देखते हैं। तो आप देखेंगे कि विद्यालय में जितनी भी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, कि विद्यालय की गतिविधियां जो सुचारू रूप से चल रही हैं, जब आप विद्यालय में प्रवेश लेते हैं या विद्यालय जाते हैं कभी भी, तो सुबह से लेकर आपकी छुट्टी होने तक जितनी भी व्यवस्थाएं आपको विद्यालय में देखने को मिलती हैं, कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट है जिसको देखकर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, हर एक चीज अरेंज है बच्चों के लिए, एक समय फिक्स है हर एक चीज का, बच्चों के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं वहां की जाती हैं। ये सारे ही काम किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, अध्यापकों के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर फर्नीचर, यानी बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी, कहाँ पर फर्नीचर वितरण होगा, जो माता पिता के लिए, अभिभावकों के लिए, आने वाले गेस्ट के लिए हो सकते हैं। टाइम टेबल की तैयारी करना कि आपके विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं लगती हैं वो कक्षाएं कितने समय की होंगी, ठीक है, और कितनी देर के लिए आपको लंच ब्रेक मिलेगा, कितनी देर के लिए आपको किस गतिविधि के लिए समय मिलेगा, हर एक टाइम टेबल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और स्कूल संबंधी धन बजट भी जो है वो बनाते हैं, कि जैसे हमने बात की अलग अलग आप क्या है, स्कूल में बहुत सारे आपको कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हर कार्यक्रम में जब भी कोई व्यवस्था होती है उसके लिए कम से कम आपको कुछ ना कुछ धन का व्यय तो जरूर करना पड़ता है, लेकिन ये धन का व्यय कैसा ना हो, अन आवश्यक कैसा है न हो, इसके लिए क्या है कि उसके हम जो अध्यापक होते हैं वो उसके लिए बजट भी बनाते हैं। ठीक है, कि हमें किस कार्यक्रम पर कितना वहन जो है करना चाहिए। ठीक है, कि एग्जाम्स हैं तो एग्जाम पर कितना खर्चा जो है आना चाहिए या आ सकता है, उसके लिए जो है पहले से ही बजट के, बच्चे कितने हैं,
कितनी शीट एग्जाम्स की होनी चाहिए, कितनी जो है आवश्यकताएं हैं, उस आधार पर चीजों को पहले से ही अरेंज करके रखना। तो हर चीज का, हर कार्यक्रम के बजट का या जो धन है उसको किस तरह से हमें व्यय करना है, खर्च करना, उस चीज के लिए वो पहले से ही अपने लिए एक बजट बना लेते हैं, ताकि अनावश्यक खर्चों से जो है वो बचा जा सके। विद्यालय को जो है वो आर्थिक रूप से भी जो है वो सपोर्ट देने में सहयोग करते हैं। अगला काम जो आपको अध्यापक का देखने को मिलता है, मूल्यांकन और अभिलेख रखना। मूल्यांकन यानी हर एक चीज की के प्रति होने वाले फायदे और नुकसान को देखना, उसका निरीक्षण करना और अभिलेख रखना, उसकी जो है उसको नोट करके रखना। तो मूल्यांकन का अर्थ है काफी विस्तृत होता है कि हर एक चीज का मूल्यांकन होगा। बच्चों के प्रोग्रेस का मूल्यांकन हो रहा है, विद्यालय में जो परियोजनाएं गतिविधियां चल रही हैं उनका मूल्यांकन होगा, ठीक है, बच्चों के स्तर का मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है, परीक्षाओं का मूल्यांकन, हर एक चीज को वो क्या कर रहे हैं, बारीकी से जांच रहे हैं कि कहीं कोई कमी है तो हम उसे समय रहते क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जिसमें बच्चों की सारे व्यक्तित्व का हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि बच्चा डेली स्कूल आ रहा है, ठीक है, फिर भी अगर वो कहीं कमजोर है या कहीं वीक है या सीखने में समस्या आ रही है तो उसकी प्रोग्रेस में क्या कमी है उसका मूल्यांकन करते हैं। परीक्षाओं में बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस से रिलेटेड हर की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक, सामाजिक स्तर पर बच्चे को कहाँ क्या समस्या आ रही है, हर स्तर का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और ये काम भी किसका होता है, अध्यापकों का होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली बच्चों के कांटेक्ट में होते हैं, रेगुलर उनको नोटिस कर रहे होते हैं, तो वो बेहतर रूप से क्या कर सकते हैं, इसको समझ पाते हैं। फिर अध्यापकों को स्कूल के निम्न अभिलेखों की क्या रखनी होती है, जो है वो उसकी भी उन्हें उनका उनको उन अभिलेखों को संभालना या उन अभिलेखों की जो सूची है उसको तैयार करना भी उनका काम होता है, ठीक है। तो जैसे उपस्थिति का रजिस्टर, कि आपने देखा है कि स्कूल में क्या होता है, बच्चों के अटेंडेंस का भी एक रजिस्टर होता है, ठीक है, कि स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इसको मेंटेन करना किसका काम होता है, ये मेंटेन करना आपके अध्यापक का, स्कूल अध्यापक का काम होता है, कि वो डेली क्या करेगा, पहले आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस को देखता है, और जो मंथ होता है एक मंथ के अंत में वो ये देखता है कि हमारे पास कितने डेज थे, उन डेज में से कौन सा बच्चा कितने दिन विद्यालय में उपस्थित रहा है, ठीक है, या किसी प्रकार की समस्या से पीड़ित रहा है, उसके कारण वो अध्यापक जो है बच्चा जो है वो विद्यालय नहीं आ सका है, हर एक चीज की क्या होती है उनके पास जानकारी होती है। तो वो उस उपस्थिति को क्या करते हैं, दर्ज करते हैं, ठीक है। उस आधार पर आपने देखा है कि बच्चे के ऊपर जो है हम ध्यान रखते हैं कि कौन सा बच्चा कब विद्यालय आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे हम उसकी प्रोग्रेस को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि बच्चा किस चीज में पीछे पीछे रह गया है। फिर प्रवेश और स्कूल छोड़ने के लिए रजिस्टर, तो हमने देखा था कि बहुत सारे रिकॉर्ड जो है हमारे स्कूल में मेंटेन किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, एडमिशन की। तो जब भी किसी विद्यालय में एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, इस चीज को मेंटेन करने की ड्यूटी भी जो है अध्यापक की कोई होती है, कि वो उनका वहाँ पर अलग अलग अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती है, ठीक है, तो वो अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जितने भी बच्चों का एडमिशन आपके स्कूल में हुआ है, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे हम कहते हैं पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, और उसमें उन सब चीजों को मेंशन किया जाता है कि बच्चा किस जगह से है, ठीक है, हर एक चीज उसकी वहां पर नोट की जाती है। तो जिससे हम बच्चे के रिकॉर्ड को आसानी से चेक कर सकते हैं कि बच्चा विद्यालय में कब आया था, ठीक है, कितने वर्षों तक वो हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है, ठीक है, क्या क्या प्रोग्रेस उसने की है, कि जब वो आया था तब कैसा था और आज उसको उसके अंदर क्या बदलाव, क्या चेंजेस देखने को मिल रही हैं। तो सब चीजों को क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। फिर मान लीजिए कोई बच्चा आपके विद्यालय को छोड़ रहा है, ठीक है, तो छोड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेनली हम मानते हैं कि दो आधार हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय को क्या कर रहा है, छोड़कर जा रहा है, ठीक है, तो एक तो ये कारण है कि वो मिड में ही जा रहा है, कि मान लीजिए आपका प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी की जितनी भी 4-5 कक्षाएं हैं वो उनको पूरा करे बिना ही चला गया, तो उसके अलग कारण हो सकते हैं कि उसके माता पिता का ट्रांसफर हो गया है, वो किसी अन्य स्कूल में जा रहा है, या कोई और समस्या है, ठीक है। तो ऐसी चीजों में जब वो जाता है तब हम उसे क्या करते हैं, एसएलसी इशू करते हैं, कि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आप ये मेंशन करते हैं कि उस बच्चे ने आपके विद्यालय में कब एडमिशन लिया था,
कितने वर्षों तक वो आपका स्टूडेंट रहा है और उसके बाद वो कब जो है विद्यालय को छोड़कर गया है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो उसकी जानकारी भी हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कि बच्चा जो है इस टाइम पर इस चीज को लेकर जा चुका है, ठीक है, ताकि बार बार जो है रिपीट करके कोई भी व्यक्ति इस चीज को लेने ना आए। और अगर लेने आ रहा है, मान लीजिए गुम हो गई है, तब भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो है वो पहले लेकर जा चुका है, मिसप्लेस हो गई है, गुम हो गई है, उस आधार पर वो दोबारा से उसे लेने आया है, तो उसकी एक कॉपी विद्यार्थी को और स्कूल के पास होती है। तो एक कॉपी विद्यार्थी को इश्यू कर दी जाती है, एक कॉपी स्कूल भी अपने पास रखता है एज ए रिकॉर्ड के रूप में। दूसरा ये कि जब आपके विद्यालय का समय पूरा हो गया है, ठीक है, तो आपकी जो विद्यार्थी हैं वो अपनी शिक्षा, स्कूल भी शिक्षा आप कह सकते हैं पूरी कर चुके हैं, और तब वो आपके विद्यालय को छोड़ रहे हैं, तब भी हम उसे क्या करते हैं, एक एसएलसी इशू करते हैं, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ताकि वो अपनी आगे की जो शिक्षा है उसके लिए जहां भी वो एडमिशन लेना चाहता है वहां पर वो क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। तो उसके एडमिशन को क्या बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, उसकी शिक्षा को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे एसएलसी, तो उस चीज का भी रिकॉर्ड जो है हम मेंटेन करते हैं कि बच्चे ने कब ली थी, किसके द्वारा ले जाई गई है, हर एक चीज कौन सी डेट है, हर एक चीज को मेंटेन किया जाता है। तो इसको हम स्कूल में प्रवेश लेने का और स्कूल छोड़ने तक के लिए क्या है, एसएलसी इशू होती है। फिर एक क्रियाओं संबंधी जो है रजिस्टर की, अलग अलग गतिविधियों के लिए भी बहुत सारे रजिस्टर आपके विद्यालय में होते हैं, जिनको मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक रजिस्टर जिसे हम कहते हैं स्कूल की प्रॉपर्टी का, ठीक है, स्कूल प्रॉपर्टी का रजिस्टर। फिर होता है एक एग्जामिनेशन रजिस्टर, जिसमें हम ये हर एक एग्जाम कब हुआ था, कितने दिन चले थे, वो सारी डिटेल उसमें होती है, कितने बच्चों ने परीक्षाएं दी, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, सब चीजों की डिटेल होती है। फिर एक आपके स्कूल में जितने भी एक्टिविटी होती हैं, चाहे आप कोई डांस प्रोग्राम करा रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई प्रतियोगिता करा रहे हैं, कोई एग्जीबिशन आपके विद्यालय में लगा है, हर एक चीज की जितनी भी एक्टिविटी स्कूल में होती है उन एक्टिविटी के रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाता है कि कितने बच्चों ने भाग लिया, किसने कौन सा स्थान प्राप्त किया, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक रजिस्टर होता है हमारे पास, किसका, स्टॉक रजिस्टर, जिसमें हम अपने विद्यालय में उपलब्ध जितना भी सामान है उसकी क्या करते हैं, उसकी जानकारी उसमें रखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कितने फैन हैं, टेबल हैं, चेयर हैं, ठीक है, कितनी मैट आपके स्कूल में है, कितने चीजें, सब चीजों की उसमें जो है इंफॉर्मेशन रहती है। तो उसके लिए एक स्टॉक रजिस्टर, अब स्टॉक रजिस्टर अलग अलग उसके लिए भी हो सकते हैं। तो जैसे आपके पास अलग अलग विभाग होते हैं, साइंस विभाग का अलग हो सकता है, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर की लैब है तो कंप्यूटर की लैब का अलग हो सकता है। तो वो उनके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, ताकि क्योंकि उनको उस सामान की ज्यादा जानकारी होती है, तो ऐसे अलग अलग कार्य जो है अध्यापक को दे दिए जाते हैं। फिर आता है मूल्यांकन करने का रजिस्टर, कि बच्चे के आधार पर हम क्या करते हैं, बच्चों की भी क्या बनाई जाती है, प्रोफाइल फाइल बना ली जाती है, ठीक है, कि जब बच्चे ने आपके विद्यालय में एडमिशन लिया उस वक्त उसकी क्या बनाई गई, एक फाइल बनाई गई, ठीक है। और इस प्रोफाइल की फाइल में हम क्या करते हैं कि बच्चा हमारे विद्यालय में कब आया था, तब से लेकर अब तक उसके अंदर जो भी प्रोग्रेस हमें देखने को मिली है, वो हर एक गतिविधि में कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए हमने क्या किया, एक फाइल बना ली, उसकी गतिविधियों से संबंधित फोटोज उसमें लगाई जाती हैं, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपने गेम्स कराए, खेल कराए, खेल में बच्चे ने अच्छा स्थान प्राप्त किया, बच्चे ने रेस की, रेस में वो फर्स्ट आया, तो हम लिखेंगे कि फिजिकल गतिविधि में उसने इस चीज में पार्टिसिपेट किया और बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इससे पता लगता है कि बच्चा हर एक एक्टिविटी में कितना जो है एक्टिव है, क्या क्या गतिविधियों में वो भाग ले रहा है, ठीक है। तो ये उसकी ओवरऑल जो असेसमेंट होती है, ये उसको दर्शाने में हम क्या करते हैं, ये सहायता करती है कि जब हम बात करते हैं बच्चे के मूल्यांकन का, तो मूल्यांकन केवल नंबरों के आधार पर नहीं होता, वो उसकी हर एक गतिविधि के आधार पर होगा। तो उसका भी एक रजिस्टर जो है मेंटेन किया जाता है। फिर आते हैं कार्यालय के अन्य रजिस्टर, कि आपका जो ऑफिस होता है उस ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे रजिस्टर होते हैं जिनको अध्यापक के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अलग अलग स्तर पर हम उनकी रुचि के अनुसार या फिर उनकी क्षमता के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार हम उन्हें अलग अलग तरह के जो रजिस्टर हैं वो दे देते हैं, जिसको वो क्या करते हैं, जब तक वो एज ए टीचर
काम कर रहे हैं वो उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम किसके होते हैं? अध्यापकों के होते हैं। फिर आते हैं आयोजन करने। ठीक है, कि विद्यालय में कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी फंक्शन किया जा रहा है, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, तो उसका आयोजन करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो भी किसका होता है? अध्यापक का। तो अध्यापक को पाठ्यक्रम की ठीक ढंग से व्यवस्था करना, उस पाठ्यक्रम को महीनों में या हफ्तों में कैसे समाप्त करना है, ठीक है, बच्चों के श्रवण और दृश्य साधनों के आधार पर अध्यापन विधियों का प्रयोग करने की व्यवस्था करना, उसके पाठ्य क्रियाओं और संगठन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पूरे वर्ष की क्या होती है? अध्यापक की होती है। तो आप देखेंगे कि अध्यापक हैं जो हर चीज को क्या कर रहे हैं? आयोजित कर रहे हैं। हर चीज को क्या कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि प्रिपेयर कर रहे हैं। कि स्कूल का आपकी एक कक्षा में क्लास का जो भी क्या होता है? करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम जिसे हम कहते हैं, वो पाठ्यक्रम हमें एक वर्ष में किस प्रकार से पूरा करना है, ठीक है, इसकी योजना कौन बनाता है? इसके लिए योजना अध्यापक बनाएगा। ठीक है, इसके लिए विधि क्या लगानी चाहिए? अध्यापक चुनेगा। क्या सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापक जो है व्यवस्था करेगा। तो आप देखेंगे कि महीने के जो भी हमारा करिकुलम है उस करिकुलम को हम वर्ष के आधार पर, आपने देखा है कि महीनों में बांट देते हैं कि इस मंथ में हम इस गतिविधि को करवाएंगे। फिर उस महीने में भी हम क्या करते हैं? मंथ को वीक के आधार पर डिवाइड कर देते हैं कि इस वीक में हम बच्चों को ये सिखाएंगे, दूसरे वीक में ये सिखाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या कर देते हैं? पाठ्यक्रम को तोड़कर अध्यापक जो है वो क्या करता है? उसको व्यवस्थित करता है कि बच्चों को उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार पहले क्या सिखाना चाहिए। ठीक है, तो उसकी अरेंजमेंट कौन करता है? अध्यापक करता है। फिर हम चाहते हैं कि बच्चों की जो श्रवण कौशल है, ठीक है, उसको विकसित किया जाए। उसके जो दृश्य देखने की जो क्षमता है उसको विकसित किया जाए। ठीक है, कि चीजों को उस आधार पर भी देखे जहां पर आपकी कल्पनाएं होती हैं। तो श्रवण कौशल, दृश्य कौशल, इनको क्या करना? विकसित करने के लिए अध्यापक क्या करता है? अलग अलग तरह की सामग्री का इस्तेमाल करेगा। तो किस चीज के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है, या किस विषय को पढ़ाने के लिए किस सामग्री का उपयोग सबसे उपयुक्त है, अध्यापक उनका क्या करता है? चुनाव करता है, उनका आयोजन करता है। और इसके प्रयोग की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? अध्यापक की होती है। फिर आपकी जो पाठ्य क्रियाएं हैं, मतलब पूरे वर्ष में किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाए, किस योजना से आपको पढ़ाया जाए कि आपको जो चीजें हैं वो सिखा भी दी जाए। ठीक है, कि आपको पढ़ा भी दिया जाए, आपको सिखाना भी है। ठीक है, आपको उसका पुनरावृत्ति भी करवानी है, मतलब उसको दोहराना, रिवीजन करवानी भी है। ठीक है, आपके टेस्ट के माध्यम से आपकी परफॉर्मेंस को भी चेक करना है। सब चीजों की अरेंजमेंट कौन करते हैं? अध्यापक करते हैं। फिर है वर्गीकरण की हानियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि वर्गीकरण की हानियां क्या क्या हो सकती हैं। तो वर्गीकरण की हानियों की जब हम बात करते हैं तो वर्गीकरण से लाभ और हानियां दोनों होती हैं, जो हमें इस प्रकार दे रखी हैं कि रुचि, मानसिक आयु, अन्य आधार पर छात्रों को विभाजित करने से भी व्यक्ति भेद जो है वो बन सकते हैं। कि आप अगर क्या कर रहे हैं? बच्चों को विभाजित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो अगर आपने बच्चों को किस आधार पर बांट दिया या उनका वर्गीकरण कर दिया? उनकी रुचि के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर, या फिर उनकी मानसिक क्षमता के आधार पर, कि इस एज ग्रुप के बच्चे जो है वो सीखने के लिए एक समान होते हैं, या आयु के आधार पर, या फिर कोई अन्य आधार, कोई अन्य बेस ले लिया जिस आधार पर आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो इस विभाजन से उन बच्चों में क्या आता है? व्यक्ति भेद आता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि अगर आप एक क्लास में बच्चों को इस आधार पर बांट देते हैं कि ये बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, ये बच्चे कम पढ़ते हैं, ये बहुत ही कम पढ़ते हैं, तो उनके अंदर आपस में एक क्या आ जाएगा? मतभेद आ जाएगा, पक्षपात आ जाएगा कि हम तो अच्छे हैं, दूसरे जो है वो बुरे हैं। तो इस आधार पर कभी भी आपको क्या नहीं करना है? बांटना नहीं है बच्चों को। ना ही उनकी रुचि के आधार पर कि ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो इनको अलग रखेंगे, जिनके बच्चों का मानसिक क्षमता अधिक है तो इनको अलग रखेंगे, ये आयु के आधार पर एक है तो इनको अलग रखेंगे। तो इस प्रकार का विभाजन क्या करता है? उनके अंदर मत व्यक्ति भेद लेकर आता है। ठीक है, और ये भेद क्या है? उनके लिए हानि का कार्य बनेगा। वो
छात्रों में हीनता की भावना को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो दूसरों के अंदर ज्यादा आत्मविश्वास लेकर आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की आवश्यकता क्या करती है, आपको खराब करती है। तो जरूरत से ज्यादा अगर आप क्या ले आते हैं अपने अंदर, आत्मविश्वास ले आते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, आपको हानि पहुंचाएगा। वो भी आपके लिए क्या है, अच्छा नहीं है। इससे व्यक्ति के अंदर क्या आती है, उसके व्यक्ति के अंदर एक हीनता की भावना आती है। उसको ये लगता है कि मैं जो हूँ वो इन बच्चों से अलग हूँ, विभिन्न हूँ, या फिर मैं उतना अच्छा या सक्षम नहीं हूँ जितना कि दूसरे सामने वाले बच्चे हैं। तो ऐसी भावना उनके अंदर ना आए, इसके लिए वर्गीकरण जो है अभी कभी भी बच्चों का आपको नहीं करना है कि वर्गीकरण पे आप उनको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक ही समान आपको हमेशा लेकर चलना है। फिर है अध्यापन। अध्यापक शिक्षण पद्धति का सामूहिक प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्ति पर नहीं। ठीक है, तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी भी शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं, ठीक है, उस शिक्षण विधि का चयन आप किसी एक वर्ग के आधार पर ना करें। ठीक है, कि आप ये सोचते हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चे हैं तो यही शिक्षण विधि जो है इनके लिए उपयुक्त रहेगी। तो शिक्षण पद्धति का जो इस्तेमाल है वो किसको ध्यान में रख के किया जाए, समूह को ध्यान में रखकर किया जाए, कि एक समूह में जितने बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं क्या है, न कि किसी एक व्यक्ति के आधार पर। कि आप ये मान लेते हैं कि एक व्यक्ति कमजोर है तो उस आधार पर जो है सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो व्यक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा किसके आधार पर होना चाहिए, समूह के आधार पर। ठीक है, कि एक ग्रुप में जितने लोग हैं उनको आधार मानकर आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अध्यापक प्रशिक्षण पद्धति का सामूहिक प्रयोग कर सकता है, व्यक्ति नहीं। ठीक है, कि अध्यापक जो है वो किसी भी शिक्षण या किसी भी प्रकार के शिक्षा की जो विधि है उसका इस्तेमाल समूह के आधार पर कर सकता है। कि एक क्लास में जितने बच्चे हैं उसके आधार पर उसने एक शिक्षण विधि का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन किसी एक बच्चे को आधार मानकर आप किसी विधि का चयन नहीं करेंगे। फिर अधिक अध्यापकों की आवश्यकता जो है वो आपको पड़ती है, कि जब आप क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उस वर्गीकरण के आधार पर सिखाने के लिए आपको क्या चाहिए, वैसे ही या उस आधार पर अलग अलग क्या होगी, आपको अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, आपका काम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या ना आए इसके लिए जो है आपको वर्गीकरण के आधार को जो है वो कम से कम उसी आधार पर करना है जहां से सिर्फ आपको लाभ हो। जब कोई हानि अगर आपको उससे प्राप्त हो रही है वर्गीकरण से, तो वर्गीकरण करने से हमेशा क्या करें, स्वयं को बचाएं। फिर हम बात करेंगे विद्यालय संगठन के बारे में। तो विद्यालय संगठन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो विद्यालय संगठन का अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए हमें संगठन के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। तो संगठन को हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये शब्द जो है किसी एक जन समूह को दर्शाता है। ठीक है, तो जब हमने इस लेसन की शुरुआत की थी तो वहां पर अभी आपने देखा था कि आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ के बारे में बताया गया था। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया जनता का समूह। ठीक है, कि आपने क्या की, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या कर लिया, अलग अलग तरह के लोगों को उसका हिस्सा बना लिया। ठीक है, तो उस आधार पर, और वो हिस्सा आप सोच रहे हैं कि मैं अकेले भी चला सकता हूँ, लेकिन जितने ज्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं इससे क्या होता है, एक तो आपका जो कार्य है वो कार्य आपका आसान हो जाता है, आप अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क दे सकते हैं। ठीक है, आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे सुझाव मिलेंगे। ठीक है, बहुत सुझाव आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो आप हर क्षेत्र पर क्या कर पाएंगे, बेहतर कार्य कर पाएंगे, अपने शिक्षा के उद्देश्यों को आसानी से जो है वो पूर्ण कर पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि संगठन क्या है, संगठन लोगों का एक समूह होता है, और इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, तो ये लोगों का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, धार्मिक संस्था का हो सकता है, सामाजिक स्तर पर हो सकता है। तो संगठन की स्थापना हम अपने अपने आधार पर कर सकते हैं। फिर संगठन का संक्षिप्त, कि संगठन को अगर आप क्या करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसका ऑक्सफोर्ड के आधार पर, ऑक्सफोर्ड क्या होता है, ऑक्सफोर्ड एक किताब है।
ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा। तो उस आधार पर जैसे एक पुस्तक है या फिर उनके आधार पर आप कहेंगे कि एक परिभाषा हमें दी हुई है। किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना जो है वो क्या कहलाता है, संगठन की। जब आप क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कि हम इस आधार पर लोगों को शिक्षा देंगे, तो उसके लिए आपने क्या किया, एक ढांचा तैयार कर लिया, एक संरचना तैयार कर ली, और उसमें अलग अलग लोगों को शामिल कर लिया जो आपके उस उद्देश्य को पूरा करने में आपका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। फिर किसी वस्तु का आकार निश्चित करना, उससे कार्य करने की स्थिति में लेकर आने को भी हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि आपका अपना शरीर है, ठीक है, ठीक है, तो आप अपने शरीर को देखिए। आपने अपने शरीर को देखा, आपने देखा है कि इसमें हर एक चीज कैसी है, व्यवस्थित है। ठीक है, व्यवस्थित मतलब कि हर आपकी जो संरचना है, आपको जैसे बनाया है भगवान ने, उस संरचना का में हर एक जो अंग है आपके शरीर में, वो क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उसका अपना क्या है, कार्य है। ठीक है, तो जैसे आपके शरीर में आपके पास बोन्स हैं, हड्डियां हैं, जो आपके शरीर को क्या देती हैं, आपके शरीर को सीधा खड़ा रहने में सहायता देती हैं। ठीक है, आपके शरीर को क्या देती हैं, एक संरचना देती हैं। अगर वो ना हो तो आप ये सोचिए कि जैसे बिना हड्डी के अगर कोई भी चीज होगी तो वो क्या सीधी खड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो वो आपको क्या करती है, संरचना प्रदान करती है, मतलब एक स्ट्रक्चर आपको देती हैं कि आप सीधे खड़े रह सकते हैं, हर मूवमेंट आप कर सकते हैं। इन हड्डियों को मूव करने के लिए आपके शरीर में क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं जो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, जो आपके चलने में, आपके शरीर के हर एक मूवमेंट में सहायता करती है। फिर आप देखते हैं आपके शरीर में अलग अलग अंग हैं जो अलग अलग कार्य को करने के लिए बने हैं। ठीक है, जैसे पाचन तंत्र के लिए पाचन क्रिया है, श्वसन के लिए श्वसन क्रिया है। ठीक है, रक्त को पूरे शरीर में भेजने के लिए क्या है, आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, और आपके पास हार्मोन्स, यानी कि आपके शरीर में हर एक चीज को, हर एक विकास को इंगित करने के लिए हार्मोन सिस्टम भी है। ठीक है, कि कब केमिकल कौन सा रिलीज होगा, कौन सी चीज डाइजेशन में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ क्या है, आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो आपके शरीर पे से अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, मतलब ऐसी चीजों को आपके शरीर से बाहर निकालता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो हर एक चीज के लिए क्या है, एक संरचना है। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो किसको दर्शाता है, वो किसी की भी चीज के बाहरी रूप को दर्शाता है। ठीक है, और हमने इस बाहरी रूप को किस चीज के लिए तैयार किया है, अपने कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं संरचना कहते हैं। ठीक है, जो आपको बाहरी रूप से दिख रही है, तो उसके अंदर बहुत सारी आप ये देखेंगे कि क्या है, कार्य प्रणालियां चल रही हैं। ठीक है, जैसे आप प्रशासन की बात करें, ठीक है, कि आप अगर मान लीजिए अपनी सरकार, गवर्नमेंट की बात करें, तो प्रशासन भी क्या है, एक संरचना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। आप चाहते थे कि आपकी बातों को सामने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्तियों के सामने रखे, आपके क्षेत्र का विकास करे, तो आपने उसका चुनाव कर लिया। अब वो अपने स्तर पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। वो केवल अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं जो इस स्तर पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो आप कहेंगे कि ये क्या है, किसी वस्तु के आकार को निश्चित जैसे आप करते हैं, ये उसी को दर्शाता है। ठीक है, और उस संरचना को हम किस लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि हम उस कार्य को पूरा कर सके जिसके लिए हमने उसे बनाया है। इसी को संगठन कहते हैं। तो संगठन करना या व्यवस्था करना, दोनों ही बातें क्या है, उपयुक्त है। मतलब किसी चीज को एकत्रित करने से आप कह सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, उसको संगठित कर दिया, एक साथ ले आए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब आपने देखा होगा कि इस प्रकार का क्या होता है, एक बॉक्स होता है। ठीक है, अब आपको इस बॉक्स को, इन बॉक्स को मिलाकर क्या बनाना है, एक छोटा सा आपको इमारत सी बनानी है। तो आप क्या करेंगे, इन सारे बॉक्स को लेकर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देंगे, और अरेंज करने से क्या होगा, आपकी वैसी ही आकृति तैयार हो जाएगी जैसी आप चाहते थे। तो ये क्या बन जाएगी आपके लिए, एक संगठन, कि हमने अलग अलग वस्तुओं को एक साथ लेकर आए और उनको क्या कर दिया, एक साथ अरेंज कर दिया। तो इससे हमारा क्या बन गया, संगठन बन गया। ठीक है, और उस संगठन में हमने क्या कर दी, व्यवस्थाएं कर दी, ताकि हमारे कार्य को हम आसानी से पूरा कर सके।
फिर इस संगठन के आधार पर आप कहेंगे कि जेबी सीयर्स ने एक अपनी कुछ बातें बताई हैं कि संगठन किसको कह सकते हैं। तो संगठन क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है, कि संगठन एक प्रोसेस है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है। मतलब संगठन क्या करता है, आपके लिए अरेंजमेंट कर रहा है। जैसे विद्यालय एक संगठन आप कह रहे हैं, तो विद्यालय क्या कर रहा है, आपके लिए हर एक तरह की सुविधा को अरेंज कर रहा है, और जिसमें कि आप शिक्षा संबंधित जितने भी कार्यक्रम आपके लिए होने चाहिए उन सभी की हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो एक स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल संगठन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का जो संगठन है वो आपके आने से लेकर जाने तक की हर एक तरह की अरेंजमेंट करता है कि कहाँ से आपको एंट्री दी जाए, कैसे आपको अच्छे से दर्शन होंगे भगवान को, कहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, हर एक चीज को। तो हम जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शिक्षा की अरेंजमेंट की बात होगी। फिर जेडी मुन्ने के द्वारा एक मत हमें दिया हुआ है। तो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संसाधन का संगठन करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है, ठीक है। ये मतलब कि कोई एक जनरल सा, अब शिक्षा देना हमारे लिए क्या है, सामान्य उद्देश्य है, समाज के लिए आवश्यक है, हमारी अपनी उन्नति के लिए आवश्यक है। तो ये क्या है, एक जनरल सा हमारा प्रिंसिपल या उद्देश्य है कि हम हर व्यक्ति को शिक्षित करना चाहते हैं। और उसके लिए हमने क्या किया है, मानवीय संसाधनों को यानी अध्यापकों को और जो भौतिक संसाधन है उनको क्या कर दिया, एक साथ ले आए, ठीक है, जो हमारे उस कार्य को पूरा करने में, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो ऐसी ही इस चीज को हम क्या कहते हैं, संगठन का नाम देते हैं। फिर एक मत आता है हमारे पास किसके अनुसार, लूथर गुलिक के अनुसार, जो ये कहते हैं कि संगठन क्या है, कोई भी औपचारिक ढांचा, मतलब एक ऐसा आप कह सकते हैं स्थान है जहां पर एक नियमित चीजों के रूप में कार्य होंगे, मतलब डेली जो है वहां पर ये कार्य जो है संचालित किए जाएंगे। तो जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति, मतलब हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करना है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और इन कार्यों को हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध, मतलब एक के बाद एक क्या करेंगे, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे विद्यालय में हमने पढ़ा था कि एक पूरा हमारा प्रोसेस होता है कि पहले आप जगह का चुनाव करते हैं, फिर वहां पर विद्यालय निर्माण के लिए भवन के लिए नक्शा बनाते हैं, फिर भवन बनाते हैं, फिर क्लासरूम की अरेंजमेंट होती है, फिर वहां पर चीजों की आवश्यकता जो होगी उनकी अरेंजमेंट होती है, फिर अध्यापकों की व्यवस्था होती है। और जब ये सारी चीजें एकत्रित हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि क्या उद्देश्य हमारी शिक्षा का है, उसको पूरा करने के लिए पूरा जो आपका स्टाफ है वो क्या करेगा, कार्य करेगा। इसको हम क्या कहते हैं कि एक व्यवस्थित रूप से हमने क्या किया, सारी चीजों को अरेंज किया है। तो क्रम के रूप में हम क्या करते हैं, उसको विभक्त करते हैं, परिभाषित करते हैं, और उसके अंदर जो भी संतुलन है उसको लाने का प्रयास करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संगठन का नाम देते हैं। फिर विद्यालय संगठन के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलते हैं। तो विद्यालय संगठन के विभिन्न रूपों की आवश्यकता समाज के लिए इसलिए है क्योंकि हम शिक्षा के अलग अलग उद्देश्यों को क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। कि समाज के आधार पर हमारी शिक्षा के अलग उद्देश्य हो सकते हैं, व्यक्ति के आधार पर यानी उसके आधार पर हमारी शिक्षा के उद्देश्य अलग हो सकते हैं। तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं के आधार पर होते हैं, ठीक है, कि समाज में अलग अलग आधार पर, कि देश के लिए शिक्षा के अलग उद्देश्य हो सकते हैं, समाज के लिए अलग, व्यक्ति के लिए अलग, परिवार के लिए अलग। तो शिक्षा का विकास करना जो है हमारे लिए क्या है, एक उद्देश्य के रूप में कार्य करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है, समाज में होने वाली एक गतिविधि है। विद्यालय को व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहारों और संगठन के रूप में क्या है, माना जाता है। कि आप ये देखेंगे कि विद्यालय को हम क्या मान लेते हैं, समाज का एक रूप मान लेते हैं, और ये क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहारों के संगठन को क्या करता है, बनाने की कोशिश करता है। तो आपको वो सारी चीजें सिखाता है, वो सारी चीजों के बारे में अवगत कराता है जो आपके जीवन के लिए, आपके समाज के लिए आवश्यक है। फिर अनेक विचार ये कहते हैं कि विद्यालय को समाज का लघु रूप हम कहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जो है व्यवहार के रूप में विद्यालय से सीखते हैं, कुछ किताबों के आधार पर सीखते हैं। तो एक छोटा सा समाज का आपका हिस्सा होता है जहां पर पहली बार आप ऐसे लोगों से आकर मिलते हैं जो आपके परिवार या फिर आपके माता पिता से अलग होते हैं। तो जैसी परिस्थिति समाज की होगी, विद्यालय की दशा पर उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा है कि जिस भी विद्यालय को समाज में खोला जाता है, समाज का जो एक प्रभाव है वो उस विद्यालय पर देखने को मिलेगा।
विद्यालय के सभी कार्यों को एक ही व्यक्ति जो है वो नहीं चला सकता। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, पूरी एक आप कह सकते हैं टीम वर्क पर ये कार्य करता है। किसी एक व्यक्ति से कभी भी विद्यालय नहीं चलता। इसमें आपके प्रधानाचार्य, अध्यापक, अन्य जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, अधिकारी होते हैं, छात्र है, ठीक है, और आपके जितने भी उनके संरक्षक जो है वो विद्यालय में अपना क्या रखते हैं, विशेष स्थान रखते हैं। यानी हर व्यक्ति विद्यालय में अपने कार्य को क्या कर रहा है, सुचारू रूप से कर रहा है, ताकि विद्यालय को संचालन को बेहतर किया जा सके, उसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो इन सभी व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। और विभिन्न शिक्षाविदों, मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं या विद्वान है शिक्षा के, वो ये मानते हैं कि विद्यालय जो है भिन्न भिन्न भूमिकाओं के संबंध में हम अपने, मतलब विद्यालय के लिए अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं के आधार पर हम अपने विचार रख सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के आधार पर विद्यालय कैसा होना चाहिए, वो अपने विचार इसके प्रति रख सकता है। फिर इसके संक्षिप्त वर्णन की जब हम बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि विद्यालय एक नौकरशाही संगठन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, विद्यालय संगठन है, एक नौकरशाही संगठन है जिसका प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से, मतलब कि क्योंकि उसमें हर व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति की आज्ञा का पालन करके उस काम को कर रहा है। तो जैसे विद्यालय में आपके पास क्या है, प्रबंधकारिणी समिति है, वो प्रधान अध्यापक को लेकर आती है, ठीक है, नियुक्ति करती है ताकि जो गतिविधियां वो चाहते हैं विद्यालय में उसको संचालित करवाया जा सके। फिर उनके नीचे क्या होते हैं, प्रधान अध्यापक के उनके नीचे काम करेंगे आपके अध्यापक, अन्य कार्य जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं कि एक नौकरशाही संगठन है जिसमें एक व्यक्ति का नियंत्रण है और उसके नियंत्रण के आधार पर आपको उन कार्यों को पूरा करना होता है जो आपसे करवाए जाते हैं। तो मैक्स वेबर, हेनरी फेयाल टेलर, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं और ये क्या है, विद्वान है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपनी विशेष रुचि। तो वेबर महोदय ये कहते हैं कि विद्यालय एक नौकरशाही संगठन तो है, लेकिन ये कैसा है, आदर्श संगठन है। ठीक है, कि हम इसमें उन चीजों के रूप को देखते हैं जो हमारे समाज को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए कार्य करते हैं। तो जिसके द्वारा कार्यकर्ताओं में अनुशासन, उच्चतम और कार्य क्षमता को हम क्या कर पाते हैं, विकसित कर पाते हैं, कुशलता को विकसित कर पाते हैं। टेलर के अनुसार विद्यालय के कार्यों में के प्रबंध में सर्वोत्तम और अधिकतम उपलब्धियां वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग करने से, मतलब अगर आप विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं, विद्यालय में सबसे ज्यादा आउटपुट आप लेना चाहते हैं, आपके परिणाम अच्छे आप चाहते हैं, तो आप क्या करें, विद्यालय में वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं उनका इस्तेमाल करें बच्चों को सिखाने के लिए। क्योंकि ये जो नियम होते हैं इनका प्रयोग करने के कार्य की पद्धति को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध, की हर कार्य कैसे कि एक क्रम से किया जाएगा, एक विधि से किया जाएगा विज्ञान में, और विधि के अनुसार जब आप कार्य करते हैं तो आपको हमेशा अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और अगर परिणाम गलत भी हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारा कौन सा स्टेप जो है वो गलत है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। तो वहां पर सुधार करके हम वही वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। फिर विद्यालय को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है कि विद्यालय क्या है, मुख्य रूप से एक प्रणाली है और प्रणाली अंत क्रियारत तत्वों का एक समूह है। कि ये क्या है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं एक साथ होती हैं। तो ये क्या है, एक तरह का समूह है जिसमें बहुत सारी क्रियाएं एक साथ होंगी जो एक दूसरे को क्या करेंगी, सहयोग करेंगी। इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, एकीकरण है हमारे निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे उनको प्राप्त करने के लिए। वास्तव में जो प्रणाली सिद्धांत है विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को स्वीकार करने की कैसी है, पक्षपाती है। कि विद्यालय एक ऐसी प्रणाली है जो ये स्वीकार करती है कि हमें या किसी भी व्यक्ति को हर क्षेत्र का ज्ञान जो है वो उसके लिए अनिवार्य है, विशेष होता है, उसे सीखना चाहिए। तो प्रत्येक विद्यालय के लिए ये जो सिद्धांत प्रणाली है वो उपयोगी होती है और निम्नलिखित विचारक जो है इस प्रणाली के संदर्भ में आपको अलग अलग बातें जो है बताते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोग मानते हैं कि ये कैसी है, अनविन प्रणाली है। अनविन प्रणाली का मतलब होता है कि ऐसी प्रणाली है जो कभी रुकती नहीं है। तो यह प्रणाली विभिन्न अंगों का योग है, मतलब बहुत सारे कार्यक्रम आपको एक साथ विद्यालय में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, विभिन्न अंगों का योग है जिसमें स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से सामूहिक कार्य करते हुए आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, उन वांछित परिणामों को प्राप्त कर पाते हैं जिसके लिए आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। फिर कुछ लोग मानते हैं कि ये कैसी है, जोन्स हॉपिंग्स प्रणाली है। ये एक अंतर क्रिया युक्त अवयव का क्या है, मतलब ये एक ऐसा आप कह सकते हैं प्रणाली है जिसमें बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो इसके अंदर समाहित हैं।
जिनका निर्माण पूर्व, जिसका हमने मतलब वो प्रक्रियाओं का चुनाव हमने इसलिए किया है क्योंकि वो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो सहयोगात्मक रूप से विकास के लिए क्या है, इन क्रियाओं का होना जो है वो आवश्यक है किसी भी विद्यालय में। फिर विद्यालय को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय में प्रधानाचार्य, अध्यापक, अन्य कर्मचारी, इन सब का अपना क्या है, एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में सिर्फ अध्यापक ही विशेष होते हैं या प्रधान अध्यापक विशेष होता है, सबका अपना अपना विशेष स्थान होता है। और ये सभी अवयव अपना अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्व करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। इन सभी अवयवों के साथ मिलकर हम विद्यालय की को कहाँ ले जा सकते हैं, उन्नति की तरफ लेकर जा सकते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमने विद्यालय के लिए निर्धारित किए थे। फिर विद्यालय के सामाजिक प्रणाली के रूप में, कि विद्यालय क्या है, एक सामाजिक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो पहले से ही निर्धारित उद्देश्यों को हम क्या करते हैं, इसमें प्राप्त करते हैं, जिसके लिए प्रधान अध्यापक, अध्यापक, आपका प्रशासन, छात्र आदि की भूमिकाएं निश्चित होती है। कि जैसे प्रधान अध्यापक विद्यालय को नियंत्रित करता है, अध्यापक सभी गतिविधियों को संचालित करते हैं, छात्र उसको सीखते हैं, नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी अपनी क्या है, विशेष भूमिकाएं हैं जिसका पालन आप कर रहे हैं। जब विद्यालय में किसी प्रकार का उत्सव मनाया जाता है, जैसे वार्षिक उत्सव है या कोई खेल की प्रतियोगिता है, तो विद्यालय एक सामाजिक संगठन के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है कि समाज में कुछ व्यवहारिक चीजों का वो क्या कराएगा, आपको ज्ञान कराएगा। विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य छात्रों को समाज के संबंध में एक अच्छा और उत्तम नागरिक बनाने का जो है उद्देश्य होता है। इसी कारण समाज की अनेक प्रकार की कुरीतियों को, जैसे दहेज प्रथा का उन्मूलन करना, अस्पृश्यता, ठीक है, उसका उन्मूलन हो चुका है। सामाजिक सेवा का भाव लोगों में उत्पन्न करना, समाज में अचानक कोई संकट, अगर आपत्ति या संकट आता है तो उन परिस्थितियों में व्यक्ति जो है वो अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखे, समस्याओं के समाधान पर जो है वो ध्यान केंद्रित कर पाए। जैसे अकाल, भूख मरी है या भूकंप जैसी प्राकृतिक समस्याएं कभी भी आ सकती हैं। तो समाज में एक नागरिक होने के नाते आप इन समस्याओं से डर कर भागे नहीं, इनके लिए उचित समाधान जो आप कर सकते हैं अपने स्तर पर, उसको करने का प्रयास करें। विद्यालय आपको या शिक्षा आपको जो है इसलिए तैयार करती है समाज में एक बेहतर नागरिक के रूप में योगदान देने